Hello everyone, welcome back to my channel. So today is last part and part 3 of musculoskeletal system disorder, and this is the series of MRP, that is the must remember point for NORCET. ओके सो दैट इज द मस्ट रिमेंबर पॉइंट सीरीज 1 एंड जिसमें हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है एंड टुडे इज द पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज द रिमोटॉइड आर्थराइटिस. सो रिमोटॉइड आर्थराइटिस क्या है? इसमें क्या होता है? रिमोटॉइड आर्थराइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है. बट ये कैसे होता है? इट इज द क्रोनिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज क्रोनिक है एंड सिस्टमिक है इन ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इट इज ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो कि साइनोवियल जॉइंट, जो यहाँ पे हमारा साइनोवियल जॉइंट्स है, साइनोवियल जॉइंट्स को बेसिकली ये अफेक्ट करता है. कौन? रिमोटॉइड आर्थराइटिस में बेसिकली साइनोवियल जॉइंट्स अफेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है? क्रोनिक सिस्टमिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है एंड उसकी वजह से क्या होता है? पेनस फॉर्मेशन होता है. दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन. पेनस फॉर्मेशन क्या होता है? बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमारा साइनोवियल जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे क्या हो रखा है कि ऑटो इम्यून हो रखा है. सो ऑटो इम्यून की वजह से क्या हो रहा है कि वो प्रोलिफरेशन वहां पे इंक्रीज हो गई है, वस्कुलरिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है. सो यहाँ पे प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो गया है एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोलिफरेशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज क्या बोलते हैं? वस्कुलरिटी, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि जो यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, दिस आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी, यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी. ठीक है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी, है ना. एक्स्ट्रा ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा? पेनस फॉर्मेशन हो जाएगा. जो ये जो स्पेस है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, ये जो स्पेस है वो कम हो जाएगी. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज को बेसिकली क्या कर लेगा? वो खा जाएगा. ऐसे याद कर लो, आर्टिकुलर कार्टिलेज को खा जाएगा, यहाँ पे पेनस फॉर्मेशन हो जाएगा एंड ये जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या हो जाएगा? स्टिफनेस वहां पे देखने को मिलेगा, जॉइंट डिफॉर्मिटी होगी, पेन होगा और स्वेलिंग होगा. ठीक है ना. सो रिमोटॉइड आर्थराइटिस क्या है? इट इज द क्रोनिक सिस्टमिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज डेट अफेक्ट द साइनोवियल जॉइंट, जहाँ पे पेनस का फॉर्मेशन हो जाता है, पेनस फॉर्मेशन हो जाता है. सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना स्पेस था साइनोवियल जॉइंट में, यहाँ पे स्पेस था ना. एंड यहाँ पे देखो ये पूरा पेनस फॉर्मेशन हो गया है. देखो ये पूरा यहाँ पे स्टिफनेस, यहाँ पे पूरा पेनस का फॉर्मेशन हो गया है. तो यहाँ पे जो स्पेस है वो रिड्यूस हो गई ना. यहाँ पे देखो इतना सारा स्पेस था, अब यहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा तो स्टिफ हो गया, यहाँ पे स्टिफनेस. तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस में क्या देखने को मिलेगा आपको? पेन हो गया, स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस होगा, बेसिकली मॉर्निंग स्टिफनेस जिसको बोलते हैं ना, मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगा और जॉइंट डिफॉर्मिटी होगी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या डिफॉर्मिटी बेसिकली देखने को मिलता है. सो ये हमारा होता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है ना. अगर मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जॉइंट जो बेसिकली कौन सा होता है? स्मॉल जॉइंट. इसमें ना जो हमारा रिमोटॉइड आर्थराइटिस है ना, बेसिकली उसमें स्मॉल जॉइंट ज्यादा अफेक्ट होते हैं, जैसे कि रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया, एंकल हो गया, है ना, नी हो गया, है ना, ये फेलेंजिस हो गया. सो ये स्मॉल जॉइंट्स बेसिकली अफेक्टेड होता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाइलेटरल होता है और सिमेट्रिकल होता है ना. दोनों हाथों में होगा और सिमेट्रिकल होगा, है ना. सो बाइलेटरल एंड सिमेट्रिकल देखने को मिलता है. ठीक है. सो हमने पढ़ा ना कि जॉइंट डिफॉर्मिटी होती है. सो जॉइंट डिफॉर्मिटी में क्या क्या देखने को मिलता है? यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि कौन कौन सी जॉइंट डिफॉर्मिटी होती है, या फिर रिमोटॉइड आर्थराइटिस में कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है. सो फर्स्ट वन इज द अल्नर ड्रिफ्ट. अल्नर ड्रिफ्ट में क्या होता है ना कि जो आपका जो हैंड है ना, दिस फिंगर इज मूव टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर, ऐसे मूव हो जाएगा. दैट इज द अल्नर ड्रिफ्ट. अल्नर ड्रिफ्ट हो गया है ना. सो दैट इज द अल्नर ड्रिफ्ट. आपको ये नेम याद करना है विथ इमेज. ठीक है ना. उसके अलावा और क्या देखने को मिलता है? स्वैन नेक डिफॉर्मिटी. सो स्वैन नेक डिफॉर्मिटी कहाँ देखने को मिलता है? रिमोटॉइड आर्थराइटिस में. जिसमें क्या होगा ना, एक हमारा होता है स्वैन नेक डिफॉर्मिटी एंड दूसरा होता है हमारा बोटोनियर्स डिफॉर्मिटी. सो दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट आपको अच्छे से याद करना है. स्वैन नेक में क्या होगा? स्वैन नेक की तरह फॉर्म हो जाएगा. मतलब क्या होगा कि जो हमारा ये डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है ना वो फ्लेक्स हो जाएगा. डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट वो है फ्लेक्स हो जाएगा और जो ये हमारा प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है ना वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा. हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा और ये हमारा फ्लेक्स हो जाएगा, है ना. सो कुछ इस तरीके का स्वैन नेक की तरह आपको अपीयरेंस होगा, जिसको हम बोलते हैं स्वैन नेक डिफॉर्मिटी. बट बोटोनियर्स में क्या होता है? ऑपोजिट होता है. जो हमारा प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट था स्वैन नेक में, वो क्या हो रखा था? फ्लेक्स हो गया था. यहाँ पे ये एक्सटेंड हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा.
ठीक है ना। और वो यहाँ पे क्या हो रखा था, एक्सटेंड हो रखा था, ये यहाँ पे अंदर फ्लेक्स हो जाएगा। सो ऑपोजिट जस्ट होगा। सो एक याद कर लो आप, स्वेन नेक डिफॉर्मिटी याद कर लो, आपको बोटोनियस डिफॉर्मिटी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना। सो ये हमारा स्वेन नेक डिफॉर्मिटी हो गया एंड ये हमारा बोटोनियस डिफॉर्मिटी हो गया। उसके अलावा और क्या होता है, जेड शेप थंब। ये जो थंब है ना, जेड शेप का बन जाएगा, दिख रहा है आपको, जेड शेप थंब। सो ये सारी डिफॉर्मिटीज हमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलती है। सो क्लिनिकल फीचर्स में हमारा पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्टिफनेस हो गया, बेसिकली मॉर्निंग स्टिफनेस एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी। जॉइंट डिफॉर्मिटी में अल्नर ड्रिफ्ट हो गया, बोटोनियस डिफॉर्मिटी हो गया, जेड शेप जो हमारा थंब है वो जेड शेप का हो सकता है, या फिर स्वेन नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, सो अगर आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, दैट इज द मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, जो बेसिकली वीकली में ऐसे देते हैं हम। ठीक है ना। एंड अगर पेशेंट का मिथोट्रेक्सेट चलता है तो उसको पेशेंट को हमें फॉलिक एसिड भी देना होता है ना, तो ये आपको याद करना है। ठीक है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करने के लिए हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह देते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन वगैरह हो गया ना। सो ये ड्रग भी हम देते हैं टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड पेन। ठीक है। सो एनसेड्स हो गया और मिथोट्रेक्सेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। सो ये हमारा हो गया अबाउट द रिमेटॉइड आर्थराइटिस। बेसिकली आपको ये जो डिफॉर्मिटीज है ना, ये डिफॉर्मिटीज से एग्जाम में एमसीक्यू बनता है ना। सो स्वेन नेक डिफॉर्मिटी, बोटोनियस डिफॉर्मिटी, जेड शेप थंब, अल्नर ड्रिफ्ट, ये याद करना है। पेनिस फॉर्मेशन होता है एंड बेसिकली स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है। सो ये चीजें आपको याद होगी, बायलेटरल और सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद दूसरा हमारा है ऑस्टियो आर्थराइटिस। दूसरा डिजीज क्या है, दूसरा डिसऑर्डर हमारा है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस क्या था, ऑटो इम्यून था, क्रोनिक सिस्टेमिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज था। बट ये क्या है, इट इज द क्रोनिक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है। ये कैसे है, डीजनरेट, यहाँ पे डीजनरेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑटो इम्यून नहीं हो रहा है, यहाँ पे डीजनरेशन हो रहा है जॉइंट का, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज में क्या हो रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा था कि आर्टिकुलर कार्टिलेज पे पेनिस का फॉर्मेशन हो गया बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून। वहां पे प्रोलिफरेशन की वजह से, ऑटो इम्यून की वजह से जो कार्टिलेज है वो खत्म हो गया, खा गया, और वहां पे पेनिस फॉर्मेशन हो गया, है ना, स्टिफनेस हो गया वहां पे। बट यहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या हो गया, वियर एंड टियर होगा बिकॉज ऑफ द डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, है ना। सो यहाँ पे पेन तो होगा, पेन तो ऑफकोर्स होना ही है, पेन होगा, डिक्रीज मूवमेंट होगा, है ना। एंड बेसिकली जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ना, ये क्यों होता है, एजिंग की वजह से बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है ना। एंड रिमोटाइड आर्थराइटिस में बेसिकली स्मॉल जॉइंट्स, जो हमारा स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स इन्वॉल्व थे, बट यहाँ पे ऑस्टियो आर्थराइटिस में बेसिकली जो वेट बियरिंग जॉइंट है ना, जैसे कि हिप हो गया, स्पाइन हो गया, हैंड्स हो गया, नीज हो गया, है ना, बेसिकली ये ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सो ये आपको एक की डिफरेंस याद करना है। ठीक है ना। एंड जैसे हमने रिमोटॉइड आर्थराइटिस में हमने पढ़ा ना कि अल्नर ड्रिफ्ट हो गया, स्वेन नेक डिफॉर्मिटी हो गया, पोटोनियस डिफॉर्मिटी हो गया, जेड शेप थंब हो गया, ऐसे ही यहाँ पे आपको दो वर्ड्स याद करना है, दैट इज द हेवर्डन्स नोड्स एंड बुचार्ड्स नोड्स। सो हेवर्डन्स नोड एंड बुचार्ड्स नोड्स कहाँ देखने को मिलता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हेवर्डन्स नोड में क्या होता है कि जो हमारा डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ना, यहाँ पे बोन का आउटग्रोथ हो जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग सी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हेवर्डन्स। और बुचार्ड्स में क्या होता है, ये हमारा प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे अगर स्वेलिंग हो जाएगा, बोन का ग्रोथ हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बुचार्ड्स। तो हमारा ये हेवर्डन्स हो गया जो नीचे होगा, बुचार्ड्स जो ऊपर होगा। तो ऐसे याद करना, बुचार्ड जो हमारा प्रॉक्सिमल पे होगा और हेवर्डन्स जो हमारा डिस्टल पे होगा, है ना। तो दैट इज द की डिफरेंस। ये बेसिकली आपको याद करना है ना, दिख रहा है आपको, दिस इज द हेवर्डन्स जो हमारा डिस्टल पे था, एंड दिस इज द हमारा क्या बोलते हैं, दिस इज हमारा बुचार्ड जो कि हमारा प्रॉक्सिमल पे है। ठीक है। सो ये आपको की डिफरेंस याद करना है, इन रिमोटॉइड आर्थराइटिस में क्या था और ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या था। ठीक है ना। और रिमोटॉइड आर्थराइटिस क्या था, ऑटो इम्यून था, और ये हमारा बेसिकली डिजेनरेटिव है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड डिसऑर्डर, दैट इज द गाउट। सो गाउट को हम इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, प्यूरिन जो है ना, उसका एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाता है। सो बेसिकली अगर प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या रिलीज होता है, यूरिक एसिड रिलीज होता है ना। सो इसमें क्या होता है ना,
यूरिया का बेसिकली यूरिया का क्या होता है, इसमें यूरिया एक्यूमुलेशन हो जाता है, यूरिक एसिड यूरिया यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। सो प्यूरिन का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। एंड वही यूरिक एसिड जाके क्या करता है, इट्स यूरिक एसिड है ना। सो वही यूरिक एसिड क्या करेगा इसमें, गाउट में क्या होता है, इट इज द प्योरिन, जो प्योरिन है, प्योरिन का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है। एंड प्योरिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या रिलीज होता है, यूरिक एसिड रिलीज होता है ना। सो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सो यूरिक एसिड बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है। एंड वही यूरिक एसिड ब्लड में बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, एंड वो यूरिक एसिड क्या करेगा, जगह जगह के जॉइंट पे जाके क्या करेगा, वहां पे एबनॉर्मल वहां पे डिपोजिट हो जाएगा। एंड डिपोजिट होने की वजह से क्या फॉर्म करेगा, टोफाई फॉर्म करेगा। मतलब कि जॉइंट पे जाके यूरिक एसिड का क्रिस्टल फॉर्म हो गया, एंड जिसकी वजह से ऐसे आपको स्वेलिंग सा दिखने को मिलेगा। दिख रहा है आपको, यहाँ पे एबनॉर्मल, यहाँ पे टोफाई फॉर्म हो गया। इसको टोफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोफाई और टॉफी जो भी बोल लो आप, है ना। टॉफी बोलते हैं इसको या टोफाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड जो था ना वो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया है ना। दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये हमारा जॉइंट है, यहाँ पे यूरिक एसिड आके ऐसे एक्यूमुलेट हो गया है, जिसकी वजह से ये जो जॉइंट है इसकी ऐसे स्वेलिंग सी हो गई है ना, टेंडरनेस स्वेलिंग सी हो गई है। इसको हम टोफाई बोलते हैं। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आया कि टोफाई कहाँ पे फॉर्म होता है, सो इन गाउट में, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में। क्यों होता है, क्योंकि यूरिक एसिड का क्रिस्टल यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्योराइन एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। सो टोफाई ऐसे फॉर्म हो जाएगा, एबनॉर्मल ऐसे ग्रोथ हो जाएगा, यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा यूरिक एसिड का, एंड इसकी वजह से पेन भी होगा और रेडनेस दिखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। सो ये हमारा गाउट होता है। इसका जो एलोप्यूरिनोल बेसिकली जो ड्रग ऑफ चॉइस बोले तो हमारा जो एक्यूट अटैक में एकदम से जो अटैक होता है, बहुत पेशेंट को पेन होगा, टोफाई फॉर्म होगा, सो एक्यूट अटैक में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इज द ड्रग ऑफ चॉइस। बाकी क्रोनिक के लिए हम बेसिकली एलोप्यूरिनोल देते हैं। एलोप्यूरिनोल बेसिकली क्या करेगा, यूरिक एसिड को डिक्रीज करेगा, एंड कॉल्चिसिन, ये दोनों ड्रग्स देते हैं। ठीक है ना। सो एलोप्यूरिनोल हो गया, कॉल्चिसिन हो गया, और एनसेड्स देते हैं टू रिलीव द पेन एंड स्वेलिंग के डिक्रीज करने के लिए। ठीक है ना। सो एक आपको पोडागरा भी याद करना। पोडागरा क्या होता है, पोडागरा और बिग 2 वही होता है जो 2, लेट सपोज ये 2 है, यहाँ पे यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया तो इसको हम पोडागरा या फिर बिग 2 बोलते हैं। जो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट होता है वहां पे, है ना। तो अगर फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट पे अगर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसको हम पोडागरा या फिर बिग 2 बोलते हैं। ठीक है ना। सो ऐसी जगह पे जाके कोई यूरिक एसिड जो है ना वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहां पे टोफाई फॉर्म कर देता है, टॉफी फॉर्म कर देता है। ठीक है। सो ये हो गया। सो ये तो हमारा मैनेजमेंट हो गया, एलोप्यूरिनोल, कॉल्चिसिन एंड एनसेड्स। उसके अलावा हम पेशेंट को क्या एजुकेट करेंगे कि आपको प्योरिन रिच जो डाइट है वो अवॉइड करना है। प्योरिन रिच डाइट हमें अवॉइड करना है। प्योरिन रिच डाइट पेशेंट को बोलना है कि आपको प्योरिन रिच डाइट आपको नहीं लेना है। तो प्योरिन रिच डाइट कौन कौन से होते हैं, लाइक मीट हो गया, सी फूड हो गया, टूना हो गया, वाइन्स, अल्कोहल, एज्ड चीज, सार्डिन्स, ये सारे हमारे प्योरिन रिच डाइट है ना। प्योरिन रिच डाइट है, तो ये सारा हमें पेशेंट को अवॉइड करना है। ये एमसीक्यू एक बार आ रखा है नॉसेट में कि पेशेंट को गाउट है तो हम कौन सा डिजीज पेशेंट को, हम कौन सा डाइट हम पेशेंट को अवॉइड करने बोलेंगे। सो दैट इज द प्योरिन रिच डाइट अवॉइड करने बोलेंगे, जैसे कि मीट, सी फूड, टूना, वाइन्स, अल्कोहल वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके अलावा हमें पेशेंट को फ्लूइड इंटेक भी इंक्रीज करने बोलना है। क्यों, क्योंकि यूरिक एसिड इंक्रीज हो रखा है। सो हो सकता है वो यूरिक एसिड जो है वो किडनी में जाके स्टोन फॉर्म कर सकता है ना, क्योंकि यूरिक एसिड इंक्रीज हो रखा है ब्लड में, तो जॉइंट में जाके एक्यूमुलेट होगा तो टॉफी फॉर्म करेगा। अगर वो किडनी में गया तो वो स्टोन भी तो फॉर्म कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ डैट हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको फ्लूइड इंटेक ज्यादा करना है, इंक्रीज करना है। सो लाइक मोर देन 3 लीटर तो एटलीस्ट डेली का पानी पीना ही पीना है। सो ये कुछ एजुकेशन हो गया जो हमें पेशेंट को देना है। ठीक है ना। दैट इज द गाउट। उसके बाद फोर्थ हमारा है, दैट इज द स्पाइनल कॉलम डिफॉर्मिटीज। सो स्पाइनल कॉलम डिफॉर्मिटीज में बेसिकली आपको 3 चीजें याद करनी है। फर्स्ट इज द काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है ना, दिस इज थोरैसिक। सो थोरैसिक जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड हो जाता है। सो दैट इज द काइफोसिस। देखो काइफोसिस, एक हमारा है लॉर्डोसिस, ठीक है ना, और एक हमारा है स्कोलियोसिस। सो काइफोसिस में क्या हुआ, काइफोसिस ऐसे याद करो, काइफोसिस हो गया मतलब कि जो हमारा थोरैसिक है ना, थोरैसिक रीजन जो है वो क्या हो गया, बाहर की तरफ प्रोट्यूड हो गया है
है ना, काइफोसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, हम्पबैक डिजीज, इसको हम्पबैक फॉर्म हो गया ना, हम्पबैक डिजीज या फिर डोएगर्स हम्प डिजीज भी बोलते हैं, दैट इज द काइफोसिस। लॉर्डोसिस में क्या हो रहा है ना, लॉर्डोसिस मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो लंबर रीजन है ना वो ऐसे हो गया, जैसे कि आपने प्रेग्नेंट वुमेन को देखा होगा कभी, वो एक ऐसे पेट थोड़ा सा आगे निकल जाता है, कुछ इस तरीके का ऐसे उनका अपीयरेंस हो जाता है ना। सो लॉर्डोसिस में क्या होगा कि लंबर जो है वो ऐसे प्रोट्यूड हो गई आगे अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ प्रोट्यूड हो गई है, दैट इज द लॉर्डोसिस। तो लाइक ओबेसिटी वाले लोगों में आपने देखा होगा, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन में देखा होगा, सो उनमें देखने को मिलता है ये लॉर्डोसिस। उसके अलावा स्कोलियोसिस में क्या होता है, एल आ रहा है ना, सो स्कोलियोसिस में क्या होगा, जो स्पाइन है ना उसका लेटरल कर्वेचर हो जाएगा, लेटरल कर्वेचर हो जाएगा, सी दिस इज द लेटरल कर्वेचर, ऐसे लेटरली वो ऐसे हो जाएगा, सो लेटरल कर्वेचर इज द स्कोलियोसिस। लॉर्डोसिस में दिख रहा है आपको, आगे की तरफ हो गया है ना, एंड काइफोसिस में पीछे की तरफ हम्पबैक हो गया है। सो ये आपको चीजें याद करनी है। लॉर्डोसिस को स्वे बैक डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं ना, ऐसे आगे की तरफ हो जाता है। सो काइफोसिस, हम्पबैक डिजीज और डोवेगर्स हम्प डिजीज, ठीक है, जिसमें थोरैसिक जो है वो बाहर की तरफ, थोरैसिक जो है, थोरैसिक स्पाइन जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड हो जाती है। लॉर्डोसिस में जो लंबर है वो अंदर की तरफ प्रोट्यूड हो जाती है, जैसे कि ओबेसिटी और प्रेग्नेंट वुमेन में। एंड स्कोलियोसिस में क्या होता है कि जो स्पाइन है वो लेटरल कर्वेचर हो जाता है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट केन हो गया हमारा, वॉकर्स हो गया और क्रचेस। उसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग है कि कैसे पकड़ना है, कहाँ तक होना चाहिए, यही सारी चीजें। सो ये हमारा केन है, सबने देखा होगा, है ना, केन होता है, इसको हम केन बोलते हैं। सो केन में आपको क्या क्या चीजें याद करनी है, CANE। सो सी में क्या है कि करेक्ट केन होना चाहिए, करेक्ट साइज होना चाहिए, मतलब क्या है कि जो टॉप ऑफ केन है ना, दिस केन का जो टॉप है ना वो ग्रेटर ट्रोकेंटर के रीजन तक होना चाहिए। आई बस में ये केन है, केन की हाइट कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर ट्रोकेंटर तक, ना ही ग्रेटर ट्रोकेंटर से ऊपर हो ना ही नीचे हो, क्योंकि अगर नीचे होगा तो इंसान पूरा ऐसे झुक के पकड़ना पड़ेगा, अगर ऊपर होगा तो ऐसे करके पकड़ना पड़ेगा, है ना। सो प्रॉपर अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। सो करेक्ट केन होना चाहिए और करेक्ट साइड होना चाहिए। सो टॉप ऑफ केन एट ग्रेटर ट्रोकेंटर पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद करना है। दूसरा करेक्ट साइड पे, तो वो केन को हमें किस साइड पकड़ना होता है, केन शुड बी हेल्ड ऑन अनअफेक्टेड साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि अफेक्टेड साइड पे पकड़ेंगे, अगर एग्जाम में आ गया तो आप तो अफेक्टेड साइड करके आ जाते ना। सो केन शुड ऑलवेज बी हेल्ड ऑन अनअफेक्टेड साइड में। तो लेट्स सपोज अगर पेशेंट का ये वाला अफेक्टेड साइड है, यहाँ ये इंजर्ड लेग है, तो अनअफेक्टेड इस वाले साइड पे हम केन को पकड़ेंगे, ठीक है। ये 2 चीजें याद करनी है। थर्ड क्या है कि पेशेंट जब पकड़े तो अपराइट पोस्चर रखना, नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए। सो अपराइट पोस्चर होना चाहिए। एंड एल्बो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एल्बो है ना वो 20 to 30 डिग्री क्या होना चाहिए, फ्लेक्स होना चाहिए, दिख रहा है आपको, दिस एल्बो शुड बी फ्लेक्स 20 to 30 डिग्री, है ना, फ्लेक्स होना चाहिए, नहीं स्ट्रेट नहीं ऐसे होना चाहिए, एल्बो शुड बी फ्लेक्स एट 20 to 30 डिग्री। सो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना याद करना है। उसके बाद आपको क्या याद करना है कि जब जिस पेशेंट को केन है, अगर वो वॉक करता है तो कैसे वॉक करना है, सबसे पहले केन आगे जाएगा, उसके बाद वीक लेग आगे जाएगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग लेग जाएगा। ये आपको जो स्टेप्स है ना वो याद करने होंगे, यहाँ से MCQ आ जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले केन आगे जाएगा, फिर वीक लेग जाएगा, फिर अनअफेक्टेड लेग जाएगा, है ना। सो इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है ना। सो केन आगे गया, देन वीक लेग गया, देन स्ट्रॉन्ग लेग गया। सो ये तो वॉकिंग हो गया। बट अगर उसको ऊपर चढ़ना, लाइक स्टेयर से ऊपर चढ़ना हो या स्टेयर से नीचे चढ़ना, तो कैसे ऑर्डर होना चाहिए, तो ऐसे याद करना है कि हमेशा गुड लेग से ऊपर चढ़ना है एंड बैड लेग से नीचे उतरना है। तो ऑलवेज अप विथ गुड, क्या याद करना आपको, अप विथ गुड एंड डाउन विथ बैड। जब भी हम ऊपर जाते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं, सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो हम खुश होते हैं ना, तो ऐसे याद करना है, अप विथ गुड एंड डाउन। जब हमारा चीजें होने लग जाती है तो हम बैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सो डाउन विथ बैड। सो जब आप ऊपर जाओगे असेंडिंग स्टेयर्स, जब आप स्टेयर से ऊपर चढ़ोगे तो गुड लेग पहले रखना है, देन केन रखना है, देन अफेक्टेड लेग रखना है। सबसे पहले गुड लेग रखना है, ठीक है ना, जो अनअफेक्टेड लेग है उसको ऊपर रखना है। एंड अगर आप डाउन जाएंगे तो सबसे पहले बैड लेग रखना है, केन एंड देन गुड लेग रखना है। सो ये चीजें बस याद रखो, अप विथ गुड, डाउन विथ बैड, ठीक है। एंड चलने में कैसे चलना है, पहले केन, वीक लेग, देन अनअफेक्टेड लेग, ठीक है। एंड केन का इमेज तो समझ में आ गया आपको, इसका जो टॉप है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर तक होना चाहिए, जो एल्बो है वो फ्लेक्स होना चाहिए 20 to 30 डिग्री, जो पोस्चर है वो अपराइट होना चाहिए,
ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और केन को, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, केन को किस हैंड में पकड़ना है? अनअफेक्टेड लेग में, अनअफेक्टेड हैंड में पकड़ना है ना। सो ये हमारा केन के बारे में था इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद क्रच, क्रच से क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है? क्रच से सबसे पहले जो क्रच है, अगेन द सेम थिंग, क्रच का हाइट कितना होना चाहिए? सो क्रच का हाइट कितना होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन ये जो हमारा एक्सिला है और ये जो क्रच पैड है, दिख रहा है आपको, दिस एक्सिला एंड दिस क्रच पैड के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 2 to 3 फिंगर, 2 to 3 फिंगर डिस्टेंस होना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे क्रच लगेगा ना, सो 2 to 3 फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व्स डैमेज हो सकते हैं ना, ब्रेकियल प्लेक्सेस हो सकता है ना। सो टू प्रिवेंट दैट हमें डिस्टेंस बिटवीन एक्सिला एंड क्रच पैड कितना होना चाहिए? 2 to 3 फिंगर और 1 to 1.5 इंच का स्पेस होना चाहिए, अदरवाइज क्रच पैल्सी देखने को मिलता है। ठीक है। एंड अगेन द सेम थिंग कि ये जो एल्बो है वो फ्लेक्स होना चाहिए 20 to 30 डिग्री का, है ना। सो 20 to 30 डिग्री एल्बो फ्लेक्स होना चाहिए। एंड वेट शुड नॉट ऑन दिस, यहाँ पे वेट नहीं करना है, वेट हमें कहाँ पे बियर करना है? हैंड पे बियर करना है। सो वेट शुड बी ऑन हैंड नॉट एक्सिला, एक्सिला पे वेट हमें बियर नहीं करना है, हैंड पे हमें अपना जो वेट है वो बियर करना है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, बट इसको अगर आप डेली थोड़ा 1-1 मिनट के लिए डेली देखोगे ना, डेली रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा क्वेश्चंस तो नहीं देखा, बट यहाँ से एमसीक्यू में भी बन सकता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट रखे हैं कि इसमें ना 3 पॉइंट गेट होता है, 2 पॉइंट गेट होता है, एक 4 पॉइंट गेट होता है, एक हमारा स्विंग 2 गेट होता है, एक स्विंग थ्रू गेट होता है ना। सो 3 पॉइंट गेट का मतलब क्या है ना कि अगर लेट्स सपोज यूज व्हेन वन लेग इज वीक एंड नॉट वेट बियरिंग और नॉन वेट बियरिंग, है ना। सो एक लेग वीक है या फिर उस लेग में वेट बियर नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस हम 3 पॉइंट गेट यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अनअफेक्टेड साइड क्रच है ना उसको पहले आगे करेंगे, जब चलते वक्त अनअफेक्टेड साइड क्रच को आगे करेंगे, फिर हम अफेक्टेड साइड को के क्रच को आगे करेंगे, फिर अनअफेक्टेड लेग को आगे करेंगे, फिर हम स्ट्रॉन्ग लेग को आगे करेंगे, है ना। जैसे ऑल्टरनेट होगा, सबसे पहले अनअफेक्टेड क्रच फिर अफेक्टेड क्रच, है ना। लेट्स सपोज राइट वाला साइड वेट बियर नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाला क्रच आगे करेंगे, फिर राइट वाला क्रच आगे करेंगे, उसके बाद जो हमारा सही वाला लेग है उसको हम आगे करेंगे, देन हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग लेग है उसको आगे करेंगे, है ना। सो इस तरीके से बेसिकली इसमें 3 पॉइंट गेट में होता है, ठीक है। स्विंग 2 गेट में क्या होता है, स्विंग 2 गेट में क्या होता है कि इसमें ना पेशेंट कीप्स हिज अनअफेक्टेड लेग बिहाइंड द क्रच लाइन। सो इसमें क्या होता है ना, स्विंग करते हैं, ऐसे क्रच को आगे किया एंड देन स्विंग हुए। बट स्विंग 2 एंड स्विंग थ्रू में क्या डिफरेंस है कि जब हमने क्रच को आगे किया एंड देन हम आगे होंगे ना, तो इट शुड ऑलवेज बी बिहाइंड द क्रच लाइन, क्रच लाइन के पीछे ही होंगे। बट स्विंग थ्रू में क्या होगा कि क्रच के आगे हम बढ़ेंगे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। स्विंग थ्रू गेट में क्या करते हैं, पेशेंट कीप्स हिज अनअफेक्टेड लेग बियॉन्ड द क्रच लाइन, है ना। सो लेट्स सपोज ये क्रच है, ये क्रच है और ये हमारा लेग है। सो इसमें क्या करेगा, जो स्विंग करके ये लेग को यहाँ तक ले आएगा, क्रच से आगे ले आएगा। ये हमारा क्रच था, है ना, ये हमारा क्रच था, ये हमारा लेग था। तो स्विंग थ्रू करके जो लेग है वो आगे चला जाएगा, क्रच से आगे चला जाएगा। बट स्विंग 2 में कैसे जाएगा, ये हमारा क्रच है, ये हमारा लेग है, तो ये हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, है ना। सो इसके पीछे रहेंगे हम, है ना, बिहाइंड रहेंगे। पेशेंट कीप्स हिज अनअफेक्टेड लेग बिहाइंड द क्रच लाइन, दैट इज द स्विंग 2 गेट। एंड स्विंग थ्रू में हम आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएंगे, बियॉन्ड द क्रच लाइन हो जाएंगे। सो दैट इज नोन एज स्विंग थ्रू गेट, ठीक है, ये होगा। उसके बाद 2 पॉइंट गेट में क्या होता है कि इसमें अगर माइल्ड वीकनेस होता है, दोनों लेग में माइल्ड वीकनेस है बट वेट बियर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। सो क्या करेंगे, हम राइट क्रच और लेफ्ट फुट टुगेदर रखेंगे, राइट क्रच आगे रखेंगे एंड लेफ्ट फुट रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्रच आगे रखेंगे एंड राइट फुट रखेंगे। सो ऐसे होगा, राइट क्रच मतलब ऑल्टरनेट, राइट क्रच लेफ्ट फुट देन लेफ्ट क्रच राइट फुट, ऐसे रखेंगे। दैट इज द 2 पॉइंट गेट। और 4 पॉइंट गेट में क्या है कि बोथ लेग वीक बट कैन बियर वेट, दोनों लेग इसमें भी वीक है बट दोनों थोड़ा थोड़ा वेट बियर कर सकता है। सो इसमें क्या करेंगे, राइट क्रच लेफ्ट फुट देन लेफ्ट क्रच राइट फुट, ऐसे ऑल्टरनेट, राइट क्रच लेफ्ट फुट ऐसे ऑल्टरनेट करके रखेंगे। सो ये हमारा 4 पॉइंट गेट था, ठीक है ना। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
4 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट, यहाँ से एमसीक्यू तो नहीं आ रखा है, बट यहाँ से एमसीक्यू आ रखा है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्टेंस बिटवीन एक्सिला क्रच पैड इतना डिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्रच पैल्सी हो सकता है। एल्बो जो है वो फ्लेक्स होना चाहिए, वेट जो है वो हमारे हैंड पे बेयर होना चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रखे हैं, तो मे भी यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, नो आइडिया, ठीक है। बट आपको हो सके तो ये रिमेंबर कर लेना तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो ये था हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में कंप्लीट। हाँ, वन मोर थिंग कि स्टेयर्स अप, जैसे हमने केन से देखा ना कि केन से हम ऊपर जाएंगे तो अप विथ गुड एंड डाउन विथ बैड, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अप विथ गुड हमेशा यही करना है, अप विथ गुड एंड डाउन विथ बैड, डाउन विथ बैड। सो अप विथ गुड, सो अनअफेक्टेड लेग रखेंगे, फिर क्रच को रखेंगे। पहले हमने अनअफेक्टेड लेग को रख लिया, फिर हमने उस पे वेट, मतलब जो अनअफेक्टेड लेग था उस पे हमने वेट बेयर करके फिर हमने क्रच को आगे रखा है, देन हम वीक लेग को आगे रखेंगे, ठीक है ना। सो अनअफेक्टेड लेग, क्रच, देन अफेक्टेड लेग। एंड जब डाउन करेंगे तो हम सेम, पहले हम क्रच को डाउन रखेंगे, फिर बैड लेग को रखेंगे, देन हम गुड लेग को रखेंगे, ठीक है ना। सो ये तो बहुत ईजी था। केन्स और या फिर क्रच हो, दोनों में जब भी आप ऊपर या फिर नीचे चढ़ो तो सेम है, अप विथ गुड, डाउन विथ बैड। तो ये तो एटलीस्ट याद ही कर लेना, अगर आप 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट याद नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट स्टेस अप और डाउन वाला याद कर लेना, ठीक है ना। सो ये हमारा था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है। कंप्लीट हमारा डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और एक हमारा इसके पास साथ हमने फ्रैक्चर भी पढ़ लिया था। तो ये हमारा MRP, दैट इज द मस्ट रिमेंबर पॉइंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पहले ओबीजी करेंगे। ओबीजी का हम MRP सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ओबीजी का ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओबीजी बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है डे बाई डे। जो नॉर्सेट में इससे बहुत ज़्यादा MCQ आते हैं, लाइक इट इज़ लाइक कि MSN की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम MSN ओबीजी का हम मोस्ट रिमेंबर पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम आफ्टर ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो प्लीज़ आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना। एंड इसके बाद हम हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर का करेंगे, ENT करेंगे, ठीक है ना। एंड जो भी बचा हुआ वो सारा हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। So that's all about today. Thank you so much. All the